प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य की सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य का नामकरण, काल विभाजन पढ़ते हुए वीर गाथा काल पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और वीर गाथा काल में हम गाथा काल का नामकरण, समय सीमा आदि पढ़ते हुए हम लोग रासो साहित्य को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो और परमाल रासो पढ़ चुके हैं। जितने भी शेष रासो बचे हैं उनको हम आज इस वीडियो में पूरा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हमीर रासो। तो हमीर रासो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, पर कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मैं सबको इसमें कवर कर चुकी हूँ। पहला है हमीर रासो के रचनाकार का नाम। हमीर रासो के रचनाकार सांगधर कवि हैं। कौन है बच्चों? सांगधर कवि। ये ऐसे लिखा जाता है, आप देखिएगा, ये अड़ा है, ठीक ना। क ख ग घ अड़ा में जो अड़ा होता है ये वो है। दूसरा है दोस्तों रचना काल। इस काव्य का रचना काल 1414 विक्रम संवत, ठीक ना, 1414 विक्रम संवत, या इसमें 57 साल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1357 ईस्वी। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक माना जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इस काव्य का मूल रूप अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक, मतलब इसका जो ओरिजिनल कॉपी है, जो इसका मौलिक रूप है, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। केवल प्राकृत पेंगलम रचना से इस रचना के कुछ पद प्राप्त हुए हैं। मतलब ये जो काव्य है जो सांगधर के द्वारा लिखा गया था, हमीर रासो, वो क्या है, अपने वास्तविक रूप में कहीं भी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इसके जो कुछ पद है दोस्तों, हमें कहाँ मिलते हैं? प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। अब ये प्राकृतिक पेंगलम क्या है, हमें तो जानना चाहिए। तो ये क्या है? लक्ष्मीधर के द्वारा संकलित एक रचना है। मतलब ये क्या है? प्राकृत पेंगलम एक काव्य है जो किसके द्वारा संकलित की गई है? लक्ष्मीधर के द्वारा संकलित की गई है। लक्ष्मीधर दोस्तों एक बहुत बड़े विद्वान थे, जो क्या करते थे, अब जो काव्य इधर उधर से उन्हें मिलता था उसको संकलन करके एक जगह वो इकट्ठा करते थे। इस रचना में इन्होंने सांगधर, विद्याधर, बब्बर एवं जज्जल इन चारों कवियों के द्वारा रचित पदों का संकलन किया है। तब दोस्तों प्राकृत पेंगलम में हमें किसकी किसकी रचनाएं प्राप्त हो जाती है? सांगधर की, विद्याधर की, बब्बर की और जज्जल की, ठीक ना बच्चों। हमीर रासो के जो रचनाकार हैं वो क्या सांगधर है, लेकिन कुछ जज्जल को भी क्या मानते हैं? हमीर रासो का रचनाकार मानते हैं। आगे देखें तो इस काव्य में अपभ्रंश भाषा का ही अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी जो भाषा है दोस्तों क्या है, इसमें ज़्यादातर कौन सी भाषा मिलती है हमें? अपभ्रंश भाषा मिलती है। और अपभ्रंश क्या है बच्चों? ये हिंदी से पूर्व की भाषा है जो हमारे भारत में बोली जाती थी या जो प्रचलन में थी, ठीक ना। अपभ्रंश से पहले पाली थी, और पाली से पहले प्रकृत, और प्रकृत से पहले कौन थी दोस्तों? हमारी जननी भाषा संस्कृत। इसके बाद का पॉइंट है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना अपभ्रंश भाषा काव्य परंपरा की सबसे अंतिम रचना है। मतलब आप बात समझे, जो अपभ्रंश भाषा काव्य परंपरा थी जिसमें कि लोग किससे में रचना करते थे? अपभ्रंश भाषा में रचना करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हमीर रासो क्या है, सबसे अंतिम रचना है। इसके बाद किसकी शुरुआत हो गई थी दोस्तों? इसके बाद हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस रचना में प्राप्त हमीर शब्द अमीर का ही अपभ्रंश रूप है। अपभ्रंश मतलब दोस्तों होता है बिगड़ा हुआ, ठीक ना।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोल रहे हैं कि हमीर जो शब्द है वो अमीर का ही क्या है, अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप है। यहाँ अपभ्रंश मतलब अपभ्रंश भाषा से नहीं है, अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, ठीक ना। तो अपभ्रंश रूप है मतलब अमीर का रूप बिगड़ के क्या हो गया, हमीर हो गया है। अब दोस्तों हम लोग इस काव्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस काव्य में हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन है, ठीक है। इसमें किसके युद्ध का वर्णन है दोस्तों, राजा हमीर तृतीय और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसका वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। यह एक वीर रस प्रधान रचना है। इसमें किसकी प्रधानता है दोस्तों, वीर रस की प्रधान रचना है ये, क्योंकि इसमें वीर रस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों तो हमीर रासो यहीं तक था। हमीर रासो से जितने भी पॉइंट बनते हैं सब मैंने अपने पॉइंट में इसको कवर कर लिया है। इससे बाहर आपसे परीक्षा में कुछ नहीं पूछा जाएगा। जितना पूछा जा सकता है, जितना भी आज तक मैंने प्रश्न देखा है उस सबका उत्तर आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा। आगे दोस्तों अब हम लोग खुमान रासो पे आते हैं। खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसका रचनाकार ही पूछा जाता है कि खुमान रासो के रचनाकार कौन है, तो वो कौन है दोस्तों, दलपति विजय जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके रचना काल को लेके। इसके रचना काल को लेकर मतभेद है, मतलब इसकी रचना काल मतलब कब ये काव्य का रचना हुआ है, कब इस काव्य को लिखा गया है, उसके बारे में क्या है, मतभेद है। मतलब कोई विद्वान इसको किसी काल का मानता है और कोई विद्वान किसी काल का। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह 9वीं शताब्दी की रचना है। कब की रचना है दोस्तों, आचार्य शुक्ल के अनुसार ये 9वीं शताब्दी की रचना है। और मिश्र बंधु एवं अन्य के अनुसार यह 17वीं शताब्दी की रचना है। मिश्र बंधु और कुछ अन्य विद्वान हैं जो क्या मानते हैं, इसको 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। परंतु दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया 9वीं शताब्दी ही इसका क्या माना गया है, निर्णायक माना गया है। इस काव्य के बारे में दोस्तों हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं जो परीक्षा में हमसे पूछा जाता है। इस रचना में लगभग 5000 पद हैं। कितने पद हैं दोस्तों, 5000 पद हैं, ये आप याद रखिएगा। बात का पॉइंट है दोस्तों, इस रचना में राजस्थानी भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसमें किसका भाषा का, राजस्थानी भाषा मतलब मारवाड़ी मेवाड़ी ये सब जो भाषाएं हैं जो राजस्थान में बोली जाती है उसका प्रयोग इसमें ज़्यादा हुआ है। दोस्तों राजस्थान में जितनी भाषाएं बोली जाती है वो सारे हमारे हिंदी के ही अंतर्गत आते हैं। तो मतलब ये जो भाषा है सारे कौन है, हिंदी भाषा ही मानी जाती है। यह एक वीर रस प्रधान रचना है, ठीक ना दोस्तों। ये भी क्या है, एक वीर रस प्रधान रचना है। मुख्य रूप से जितने भी रासो हैं दोस्तों क्या है, वीर रस प्रधान ही है। अब हम लोग आगे आते हैं। इस काव्य में चित्तौड़ के राजा रावल खुमान द्वितीय, बगदाद के खलीफा अल-मामून के मध्य हुई 24 युद्धों का वर्णन है। इस काव्य में चित्तौड़ के राजा, कहाँ के राजा, चित्तौड़ के। चित्तौड़ कहाँ है दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं चित्तौड़ कहाँ है, राजस्थान में है। चित्तौड़ के राजा रावल खुमान कौन थे दोस्तों, रावल खुमान मतलब खुमान द्वितीय, ठीक ना। रावल खुमान को क्या कहा जाता, खुमान द्वितीय कहा जाता था। के साथ बगदाद के खलीफा, बगदाद कहाँ है दोस्तों, बगदाद एक अरब का देश है। अल-मामून कौन थे, वो बगदाद के खलीफा थे जो भारत पे आके आक्रमण करते थे। तो उनके साथ और रावल खुमार के साथ जो मध्य युद्ध हुआ था उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है दोस्तों, खुमान रासो में मिलता है। और इन दोनों में टोटल 24 युद्ध हुए थे। इन 24 युद्ध का वर्णन कहाँ है, हमारे खुमान रासो में हम देखने को मिलते हैं। अंतिम पॉइंट है दोस्तों, इस रचना की हस्तलिखित पांडुलिपि वर्तमान समय में पुणे संग्रहालय में सुरक्षित है।
पांडुलिपि मतलब क्या होता है दोस्तों? पांडुलिपि मतलब होता है कि इसका जो ओरिजिनल कॉपी है वो कहाँ लिखा गया है? तार के पत्तों पे लिखा गया है, इसलिए उसको पांडुलिपि कहते हैं। क्योंकि उस समय दोस्तों कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वो जो ओरिजिनल कॉपी उसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। उसको कहाँ सुरक्षित रखा गया है? पुणे के संग्रहालय में। दोस्तों अगर उन सबको अच्छे से हम लोग सुरक्षित नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारे पत्ते पे लिखे हुए हैं और हम जानते हैं कि पत्ते कितने जल्दी टूट जाते हैं। तो इसके बाद आता है विजयपाल रासो। ठीक है, इससे बहुत कम ही प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से इसका रचना काल और इसका रचनाकार कौन है, ये 2 प्रश्न ही हमसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कि हम लोग विजयपाल रासो को भी पढ़ लेते हैं। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों? नरसिंह भाट। याद रखिएगा, विजयपाल रासो कौन लिखे हैं? नरसिंह भाट लिखे हैं। इस काव्य का रचना काल 16वीं शताब्दी मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? 16वीं शताब्दी मानी जाती है। तो इस रचना का कोई निश्चित काल हमें देखने को कहीं नहीं मिलता है, पर ये 16वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इस काल में विजयगढ़ के राजा विजयपाल की वीरता का वर्णन है। कौन से राजा? विजयपाल। विजयपाल कहाँ के राजा थे? विजयगढ़ के। और विजयगढ़ कहाँ है दोस्तों? ये भी राजस्थान में ही है। इस काव्य की भाषा अपभ्रंश है। ठीक ना दोस्तों? इसकी भाषा क्या है दोस्तों? अपभ्रंश है। मैंने बताया ना कि अपभ्रंश कौन सा रूप है? हिंदी से पहले का रूप है, जिसके कारण इस रचना को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, हमीम रासों में भी हम लोग देखे थे कि इसमें ज़्यादातर किसका प्रयोग हुआ था? अपभ्रंश का। लेकिन हमें उसमें हिंदी भी देखने को मिलता है। पर जो विजयपाल रासो है दोस्तों, इसमें हिंदी कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये मुख्य रूप से किसकी रचना है? अपभ्रंश की ही रचना मानी जाती है, इसलिए इसको हिंदी साहित्य में कहीं भी स्थान नहीं दिया जाता, इसलिए इसको इतने विस्तार से पढ़ा भी नहीं जाता। वर्तमान समय तक इस रचना के केवल 42 पद ही प्राप्त हुए हैं। इसके कितने पद अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं? केवल 42 पद ही प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, जिसमें हम लोग हमीर रासो को पढ़े, विजयपाल रासो को पढ़े, खुवान रासो को पढ़े। और यहीं पे रासो साहित्य खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रास साहित्य शुरू करेंगे। दोस्तों रासो साहित्य और रास साहित्य में अंतर होता है। रास साहित्य में हम लोग मुख्य रूप से जैन कवियों द्वारा जो रचनाएं रची गई वो हम पढ़ेंगे, और रासो साहित्य में हम लोग देखें ना वीरतापरक रचनाएं रची जाती थी। इसके कवि वो होते थे जो किसी राजा के आश्रित कवि होते थे। ठीक है, और इन्हीं काव्यों में क्या हुआ है कि अपनी राजा का बढ़ चढ़ कर उनके वीरता का बखान किया गया है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मैं वीडियो बनाने के लिए मेहनत कर रही हूँ और इससे आपकी पढ़ाई में मदद मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों पे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। आप देख ही रहे हैं कि मैं बहुत सारे जगह से नोट्स इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके।